हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल इलेक्टिव ऑफ हिस्ट्री दिल्ली थ्रू द एजेस। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग फ्रेम्ड आउट है, जो कि 2022 से इम्प्लीमेंटेड है। So stay tuned with this video. We will discuss all the chapters of history in a very short and a concise manner. इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप जो है कोई भी बुक रेफ़र करो, और अगर आप रेफ़र करना चाहते हो so that's up to you। पूरी स्टोरी दिल्ली थ्रू द एजेस की 13 एंड 14 सेंचुरी और इसके पहले से फर्स्ट चैप्टर से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जो कि मिथ और हिस्ट्री पे बेस्ड है, वो सारी स्टोरी जो है मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि दिल्ली जो है, जिसको हम आज के टाइम में दिल्ली कहते हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई। जैसे कि कहते हैं ना कि काफिले आते गए और हिंदुस्तान बसता गया, उसी तरीके से दिल्ली जो है, जिस दिल्ली को हम आज कहते हैं, ये दिल्ली वैसी कभी नहीं थी। दिल्ली का एक बहुत ही ज़्यादा एंशियंट और एक बहुत ज़्यादा कल्चरली रिच जो है वो पास्ट है। दिल्ली जो है एक टाइम पे जो है पूरे इंडिया का कैपिटल इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि दिल्ली जो है वही बनती है इंडिया में फर्स्ट मुस्लिम रूलर का कैपिटल। तो हम देखेंगे किस तरीके से दिल्ली का खुद का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है हिस्ट्री है, वो हम आज समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि हमें जो है क्या कहते हैं, दिल्ली में सबसे पहले जो हमें एक सिटी का एविडेंस नहीं मिलता, हमें जो है लिटरेरी एविडेंसेस मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें अभी तक के नहीं मिलते हैं। वो है हमें हमें मिलती है सबसे पहली सिटी, वो है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो है उसे माना जाता था, इंद्रप्रस्थ को माना जाता था द कैपिटल ऑफ पांडवास एंड कौरवास, जिनका मेंशन हमें मिलता है महाभारत में। और इसी के साथ इंद्रप्रस्थ का मेंशन हमें मिलता है प्टोलेमी की ज्योग्राफी की बुक में, जो कि बताती है कि किस तरीके से इंद्र 12 वो मेंशन करता है। इंद्रपट जो है आपको मेंशन मिल जाएगा बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट में, आपको इंद्रपट इंद्र 12 मिल जाएगा। ऐसा समझा जाता है कि इंद्रप्रस्थ का जो है, इंद्रप्रस्थ एक संस्कृत वर्ड है, और इंद्र 12 इंद्रपट जो भी वर्ड्स है, ये सब जो है उसके अपभ्रंश है, मतलब ये सारे वर्ड्स जो होते हैं इसके कहीं ना कहीं तोड़कर बनाए गए हैं। और इसलिए ऐसा माना जाता है कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो बहुत टाइम से चली आ रही है, ऐसा माना जाता है। और दिल्ली जो है एक ऐसा पॉइंट है जो कि 3000 BCE से, अगर ऐसा मान ले हम कि पांडवास जो है वो एग्जिस्ट करते थे, या फिर अगर हम मान ले कि इंद्रप्रस्थ जो है वो एग्जिस्ट करता था, तो हम ये बोल सकते हैं कि दिल्ली की जो हिस्ट्री है वो 3000 BC यानी आज से करीबन 5000 साल पुरानी है। लेकिन हमें जो है 1951 के बाद उपिंदर सिंह जो बताती है कि दिल्ली दिल्ली एंशियंट पास्ट में बताती है कि हम जो है क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डायरेक्टली अज्यूम नहीं कर सकते। और इंद्रप्रस्थ जो है भले ही यमुना रिवर के किनारे पे बेस्ड हो, लेकिन हमें उसकी स्ट्रॉन्ग आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अभी तक नहीं मिलते हैं। पांडवास का जो है, पांडवास जो है वहाँ रहते थे नहीं रहते थे, पांडवास एग्जिस्ट करते थे नहीं करते थे, इस चीज़ को लेकर वहाँ पर बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एग्जवेशंस किए गए, लेकिन हमें अभी तक के कोई भी तरीके के रेफरेंसेस नहीं मिलते हैं। कहीं कहीं पर हमको देखने को मिलता है, कुछ तरीके की पोर्ट्री हमें देखने को मिलती है जिसे एसोसिएट किया जा रहा है इन फ्रॉम द पीरियड ऑफ पांडवास। लेकिन बहुत सारे तरीके का कल्चर हमें मिलता है, हमें मुगल का कल्चर मिलता है, हमें सल्तनत का कल्चर मिलता है, हमें तोमार डायनेस्टी का कल्चर मिलता है। तो हम ये जो है सारी चीज़ों को किस किस एरिया में प्लेस करें, ये हम नहीं समझ पा रहे। तो पांडवास जो है वो एग्जिस्ट करते थे नहीं करते थे, इंद्रप्रस्थान नहीं था, इंद्र 12 इंद्रपट, ये सारी तरीके की मिस्ट्री है जो कि जो है रहस्य बन के रह गई है। लेकिन जो हमें एविडेंटली मिलता है वो है कि तोमार डायनेस्टी द्वारा दिल्ली का जो है फाउंडेशन किया गया। और आज के ज़माने में हम जैसे दिल्ली कहते हैं, एक टाइम पे उसका नाम था दिल्ली का। दिल्ली का जो नाम है, दिल्ली का नाम पड़ा था तोमार डायनेस्टी के टाइम पे, जब तोमार के ही एक रूलर ने, आनंगपाल तोमार ने 1052 में इसकी जो है फाउंडेशन की, इसकी जो है स्थापना की। दिल्ली के अंदर जो है एक बहुत ही फेमस स्लोगन चलता था कि आनंदपाल तोमर, ये जो है उनका एक, हमें एक छोटा सा रेफरेंस मिलता है उसके बारे में कि वो उन्होंने दिल्ली में खिल्ली बसाई। खिल्ली का हम यहाँ पर रेफरेंस देते हैं। खिल्ली हम किसको कह रहे हैं? हम कह रहे हैं आयरन पिलर को। आपको बहुत अच्छे से पता होगा अगर आपने विजिट किया है कुतुब कॉम्प्लेक्स को, कि आयरन पिलर क्या होता है। आयरन पिलर जो है एक मेहरौली का आयरन पिलर है, जो
बहुत नामों आम से जाना जाता है मेहरौली आयरन पिलर। लेकिन ये मेहरौली का आयरन पिलर हमेशा से मेहरौली में नहीं था, उसका एक बहुत बड़ा रहस्य है, वो हम आगे समझेंगे। अभी के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से जो है दिल्ली हमेशा से चलती आ रही है एम्पायर्स के थ्रू। वो एम्पायर्स को हम समझने वाले हैं। तो हम समझ लेते हैं, अगर मान लेते हैं जो भी ये पांडवास एग्जिस्ट करते थे नहीं करते थे, तो हम उनका रेफरेंस ले लेते हैं 3100 BC का। उसके बाद हमें जो डायरेक्ट एविडेंस मिलता है वो है तोमार डायनेस्टी का। तोमार डायनेस्टी यानी दिल्ली में रूल करने वाली पहली डायनेस्टी थी। तोमार को आप बोल सकते हैं, आनंदपाल तोमार को आप बोल सकते हैं फाउंडर ऑफ दिल्ली। और दिल्ली वो वाला दिल्ली नहीं जो आज है, उस टाइम का दिल्ली। और सेकेंडली उसके बाद जो है तोमार और चौहान के बीच में जो है फाइट होती है, और जिसमें आपको बहुत ही इमिनेंट नाम जो है आपको पता है, जिसके अंदर लास्ट हिंदू रूलर ऑफ इंडिया पृथ्वीराज चौहान, चौहान डायनेस्टी के थे। और पृथ्वीराज चौहान जो है नेफ्यू थे, और चौहान रूलर जिसकी फाइट हुई थी तोमार के साथ, और फाइनली चौहान जो है पावर में आते हैं। और उसी के बाद जो है पृथ्वीराज चौहान जो है वो पावर में आते हैं। लेकिन ये पावर जो है बहुत कम टाइम तक रहती है, क्योंकि जो इन्वेजन है, इन्वेजन हो जाता है अरब का। अरब इन्वेजन, यानी अरब इन्वेजन आप इसे नहीं कह सकते, आप इसे कह दीजिए तर्किश इन्वेजन हो जाता है। तर्किश इन्वेजन हो जाता है मुइजुद्दीन गोरी का ऑन दी चौहान्स, ऑन दी इंडिया। इंडिया को कैप्चर करने के लिए मुइजुद्दीन गौरी जो है अटैक करते हैं। उससे पहले महमूद गजनवी जो है 1191 में अटैक करते हैं, और वो फर्स्ट टर्किश इन्वेजन माना जाता है। 1191 में जब वो अटैक करते हैं, तब जो है उसे हम कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जिसके अंदर वो हार जाते हैं और वापस चल जाते हैं, वो ऑलमोस्ट डेड हो जाते हैं। 1192 में जो है मोहम्मद मोइजुद्दीन गौरी जो है अटैक करते हैं, और मोइजुद्दीन गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को जो है फाइट में हरा देते हैं। और ये एक बहुत ज़्यादा वाटरशेड इवेंट होने वाला है हिस्ट्री में, क्योंकि ये सेकंड बैटल ऑफ तराइन था, जिसके अंदर इस मुस्लिम रूल स्टैब्लिश हो जाता है इंडिया के अंदर। तो ये एक शुरुआत होती है एक एमिनेंट कल्चर की, जिसे हम सालों साल नहीं सेंचुरी सेंचुरी तक के पढ़ते हैं और जानते हैं और समझते हैं। और आज भी हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत ही ज़्यादा एमिनेंट ये टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया का ब्लेंड होने वाला था एक ऐसे कल्चर के साथ जिसके साथ अभी तक के इसका ब्लेंड नहीं हुआ था। इंडिया का ब्लेंड होने वाला था अरब कल्चर के साथ, टर्किश कल्चर के साथ, मुस्लिम के साथ, इंडो इस्लामिक कल्चर का फॉर्मेशन और इंडिया में इस्लाम रूल का स्टेब्लिशमेंट। ये सारी चीज़ें जो है इसमें होने वाली थी। तो हम पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से चीज़ें जो है एक एक करके होने लगी। तो समझते हैं कैसा होता है। 1192 में जब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होती है बिटवीन मुइजुद्दीन गौरी, अल्सो नोन एज मोहम्मद गौरी, और पृथ्वीराज रासो के बीच में, तो होता ये है कि जो डिनेस्टी है, जो मुइजुद्दीन गौरी है वो जीत जाते हैं, और वो अपना स्टैब्लिशमेंट करते हैं। लेकिन उनका जो है एक एम था, वो जो है जब जो अनेक्स करते थे किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी जगह को, उसे वो खुद नहीं रूल करते थे, उनके वजीर को दे देते थे कुतुबुद्दीन ऐबक को रूल करने के लिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है वो जो एरिया है इंडिया का, जिसे हम दिल्ली कहते हैं, वो रूल किया जा रहा था उस टाइम पे। और शुरुआत होती है जब 1206 के अंदर जो है डेथ हो जाती है मुइजुद्दीन गौरी की, और जो रियल रूलर है कुतुबुद्दीन ऐबक बन जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो बन जाते हैं, और शुरुआत होती है इंडिया में ममलूक डायनेस्टी की, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। और ये स्लेव डायनेस्टी जो है ये बहुत ज़्यादा एमिनेंट है, क्योंकि स्लेव से सुल्तान बनने का जो सफ़र है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ममलूक के बाद आते हैं खलजीज, खलजीज के बाद आते हैं तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी, लोधी के बाद मुगल, मुगल के बाद फिर सूरी, फिर मुगल्स, फिर जो है आ जाते हैं हमारे ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स के बाद जो है हमारी इंडिया आज़ाद। तो कुछ इस तरीके की दिल्ली की जो है टाइमलाइन है, अगर हम एम्पायर्स के थ्रू देखें तो। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है जब उसको आप डिटेल में पढ़ोगे तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि हम अगर समझते हैं कि दिल्ली को कैपिटल सिटीज़ के थ्रू, तो इंद्रप्रस्थ जो है जो कि 3100 BC के अंदर स्टैब्लिश हुआ था, वो आज के टाइम के पुराना किला से रिलेटेड माना जाता है। मतलब जिस पुराना किला जो है वो तो हुमायूं द्वारा बनाया गया था अराउंड 15 सेंचुरी में, लेकिन वो आज से रिलेटेड माना जाता है। क्यों माना जाता है? बिकॉज उसी जगह पे ऐसा माना जाता है कि हुमायूं ने जो है अपना पुराना किला, जिसे हम ओल्ड फोर्ट कहते हैं, वो स्टैब्लिश किया था। तो इंद्रप्रस्थ जो है वो कैपिटल सिटी मानी जाती है पांडवास की। ठीक है।
लालकोट जो है वो कैपिटल सिटी मानी जाती है तोमार्स की। आपको बहुत इंटरेस्ट होगा जानने में कि आज के टाइम पे जो हम लाल किला देखते हैं वो लाल किला नहीं है, वो ओरिजिनल रेड फोर्ट नहीं है। लालकोट जो है वो ओरिजिनल रेड फोर्ट हुआ करता था उस टाइम का। और उसके बाद हम बात करते हैं राई पिथौरा। राई पिथौरा यानी किला राई पिथौरा। राई पिथौरा रेफर किया जाता है पृथ्वीराज चौहान को। और किला राय पिथौरा का हमें पहली बार मेंशन मिलता है 16th सेंचुरी में अकबर के कोटिया द्वारा लिखी गई बुक ऐन अकबरी, जो कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। और उसके अंदर ये लिखा गया था किला राय पिथौरा जो है वो चौहान्स का जो है कैपिटल हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि जो लालकोट है, लालकोट को क्योंकि तोमार द्वारा जीता गया था चौहान द्वारा, तो चौहान ने जो है अपना राय पिथौरा यानी किला राय पिथौरा का स्टैब्लिशमेंट भी जो है लालकोट में ही किया था। तो वहीं पर जहाँ पर लालकोट था, जहाँ पर आप अगर आज कुतुब कॉम्प्लेक्स जाते हो, आपको आसपास जो है लालकोट की दीवारें दिखेगी, वहीं पर जो है किला राय पिथौरा था। और वहीं पर जो है बाद में बनती है महरौली, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट डे महरौली, जो कि कैपिटल था ममलूक डायनेस्टी का, जो कि कैपिटल था स्लेव डायनेस्टी का, और पहला मुस्लिम रूल का कैपिटल था इन इंडिया। तो वहीं से शुरुआत करते हैं महरौली से। महरौली से कैसे जो है कैपिटल शिफ्ट हो जाता है सीरी में खलजी का, और खलजी के बाद तुगलकाबाद में तुगलक्स का, उसके बाद जहाँपनाह में, उसके बाद फिरोजाबाद में, फिर दिनपनाह में, फिर शेरगढ़ में, फिर शाहजहानाबाद में, और फिर जो है जो ब्रिटिश क्राउन ने जो लुटियंस की दिल्ली बनाई थी वो वाला कैपिटल, और फिर जो है आज के टाइम में हम जो देखते हैं न्यू दिल्ली, जिसे हम कहते हैं भारत का कैपिटल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, जिसमें हर एक कैपिटल एक के बाद आ रहा है, ये किस तरीके से फॉर्म हुआ, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसलिए हम कहते हैं दिल्ली थ्रू द एजेस, क्योंकि एजेस से चली आ रही है ये प्राचीन काल की हिस्ट्री, और ये हिस्ट्री जो है ये बहुत पुरानी है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्या कहा मैंने आपको कि हिंदुस्तान कैसे बना है, हिंदुस्तान कैसे बना है, काफिले आते गए और हिंदुस्तान बनता गया, ऐसा कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी लोग आते गए वो उन्होंने हिंदुस्तान बनाया। तो उसी तरीके से हम समझेंगे कि हिंदुस्तान किस तरीके से बना। दिल्ली थ्रू द एजेस की बात करते हैं, तो दिल्ली में हमको देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी हिस्ट्री शुरू होती है महाभारत से। महाभारत जो है आज के टाइम में कहाँ पर है, पुराना किला से मतलब महाभारत का जो एक विलेज है इंद्रप्रस्थ, उसे माना जाता है कि वो पुराना किला के आसपास है। और इंद्रप्रस्थ जो है माना जाता था कि वो पांडवास का कैपिटल है। और इंद्रप्रस्थ के फाउंडेशन पे ही ऐसा माना जाता है कि हुमायूं ने जो है एक पुराना किला का स्टैब्लिशमेंट किया। बट बट फिर भी कुछ एविडेंस है इंद्रप्रस्थ का इन द ब्लू अम्ब्रेला एंड कॉर्पोराबाद एरिया। बट अगर हम बात करें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की, तो हमें दिल्ली का मेंशन सबसे पहले कब मिलता है, 737 एडी में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आनकपाल तोमार द्वारा सबसे पहले जो है हिस्ट्री फाउंड हुई। ये आपको यहाँ पर एक फोटो दिख जाएगी, ये फोटो जो है ये पुराना किला की है, जो कि हुमायूं द्वारा बनाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि ये इंद्रप्रस्थ की जगह पे बनाया गया है। उसके बाद हम समझते हैं कि किस तरीके से जो है ममलूक डायनेस्टी का शुरुआत होती है। मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो ममलूक डायनेस्टी है उसको हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। तो क्या होता है कि इंडिया के अंदर जब सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। समझिए 1192 में आपको पता है एक वाटरशेड इवेंट होता है, इसको हम कहते हैं बैटल ऑफ तरायन, सेकेंड बैटल ऑफ तरायन, जिसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि महमूद गजनवी, और आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे पृथ्वीराज रूलर है, जो पृथ्वीराज चौहान है, उनके बीच में फाइट होती है, जिसमें जो है महमूद गजनवी जो है वो इमर्ज होकर आते हैं एज ए लीडर। और फिर वो जो है कहीं ना कहीं आते हैं और इंडिया पे जो है रूल करते हैं। लेकिन वो इंडिया पे रूल नहीं करते, उनका जो एक सिपाही रहते हैं, मतलब उनके स्लेव रहते हैं एक्चुअली, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो जो है इंडिया पे रूल करते हैं। एक्चुअल रूलर वो उनको ही बना के जाते हैं, जब तक वो दूसरे जो जगह है जहाँ पर वो अनेक्सेशन करते हैं। बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। जब डेथ हो जाती है मोहम्मद गजनवी की, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक एक्चुअल रूलर बन जाते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से डायनेस्टी चलती है। देखिए, आपको जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। उसको समझने के लिए आपको ये जो है ना ममलूक डायनेस्टी को समझना ज़रूरी है, हर एक डायनेस्टी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं हिस्ट्री में आपको जो है समझाऊँ एक ऐसे ट्रेडिशनल अप्रोच से, एक बुक खोल दूँ, सॉल्व का मटेरियल खोल दूँ और वहाँ से मैं आपको पढ़ाऊँगी ना, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। मैं आपको थोड़ा सा ऐसा पढ़ाना चाहती हूँ कि आपको इंटरेस्ट आए हिस्ट्री में, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत ईजी है
मैं आपको सॉल्व के मटेरियल से पढ़ा सकती हूँ, वहाँ पर मैं आपको आराम से पढ़ा दूँगी। अगर मेरा मन हुआ तो अगर आपके कमेंट सेक्शन में आते हैं कमेंट्स, तो मैं आपको सॉल्व के मटेरियल से एक बार डिटेल में भी थोड़ा सा और बताऊँगी हिस्ट्री के बारे में। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में करके कि आपको सॉल्व के मटेरियल से पढ़ना है क्या, वरना मैं ये जो आपको पूरा का पूरा जो प्रीव्यू दे रही हूँ, इसके अंदर आपको पूरी जितनी भी आपकी जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वो कवर हो जाएगी ऑफ दिल्ली। और उसके बाद फिर आपको शायद ही थोड़ा बहुत पढ़ना पड़े, लेकिन आपका मेजॉरिटी पार्ट इसमें कवर हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, उनके बाद उनके बेटे आराम शाह आते हैं। देखिए उसके बाद क्या होता है आपको समझ में आएगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव थे। उसके बाद देखिए आराम शाह आते हैं। उसके बाद देखिए आपका इनका टाइम पीरियड कितना कम है, मतलब इनको जो है इनके बेटे को हरा दिया जाता है और शमसुद्दीन इल्तुतमिश आते हैं, जो कि एक स्लेव रहते हैं। ठीक है, मतलब ये भी जो है एक स्लेव रहते हैं। और उसके बाद आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि इन्होंने जो है एक और अपना खुद का एक तुर्कान चहलगानी, यानी जिसको हम शमसीस कहते हैं, एक तरीके का उन्होंने स्लेव बनाया था, स्लेव्स के पूरा एक ग्रुप बनाया था। और होता ये है कि जब ये चल जाते हैं तो इनकी डेथ के बाद इनके स्लेव्स इतने पावरफुल हो जाते हैं कि ये एक एक करके इनके जो बच्चे हैं उनको क्या कहते हैं सीट पे बिठाते हैं, थ्रोन पे, और फिर उनको हटा के मारते भी जाते हैं। जैसे कि उनके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को बिठाते हैं, फिर रजिया उनकी बेटी 4 साल, फिर उनको हटा दिया जाता है। फिर मुइजुद्दीन बहरम को बिठाते हैं, फिर उनको हटा दिया जाता है। फिर नसीरुद्दीन महमूद को उठाया जाता है। देखिए, लेकिन फिर इस तरीके से मतलब आप देखोगे कि किस तरीके से जो है ऐसा किस्सा चले आता रहता है। उसके बाद जो होता है फाइनली नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है वो करीबन करीबन 20 साल तक के रूल करते हैं। और उसके बाद हमको देखने को मिलेगा कि गियासुद्दीन बलबन जो है वो आते हैं इमर्ज होकर, और वो भी जो है एक प्रोमिनेंट लीडर की तरह सामने आते हैं। और फिर आपको देखने को मिलेगा कि कैकुआबाद, और ये लोग जब तक थे तो इसमें जो है कैपिटल सिटी कौन सी थी, इसमें कैपिटल सिटी थी महरौली। और देखिए पहले जो कैपिटल था ना वो लाहौर था, और इल्तुतमिश ने जो है कैपिटल लाहौर से जो है शिफ्ट किया था टू महरौली। आगे और डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप दूसरी डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं, तो खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी कैसा होता है कि जलालुद्दीन खिलजी के पास पावर चल जाती है फाइनली, और क्योंकि रिवॉल्ट और रिसरेक्शन के थ्रू जो है ऐसा होता है, और जलालुद्दीन खिलजी की डायनेस्टी जो है वो चलती है। शॉर्ट लिव डायनेस्टी होती है, सिर्फ 30 साल चलती है, आप देख सकते हो। इसमें भी जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, शिहाबुद्दीन और कुतुबुद्दीन। तो ऑफ कोर्स ही बात है कि इसमें दो लीडर्स बहुत प्रोमिनेंट है, एक जलालुद्दीन और एक अलाउद्दीन। ठीक है, उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि इस टाइम पर जो है सीरी एक कैपिटल सिटी के रूप में डेवलप किया गया है, जो कि पहले लश्करगाह था। लश्करगाह यानी मिलिट्री कैंटोनमेंट। अगर अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा है, हम हर एक कैपिटल सिटी के बारे में डिटेल में समझेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी का पीरियड कम से कम आप देख सकते हो कितना बड़ा है, करीबन 100 साल। लेकिन इसमें उन्होंने क्या किया, पावर को डिसइंटीग्रेट किया। मतलब देखिए गियासुद्दीन जो है वो बनते हैं लीडर, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मोहम्मद आदिल बिन, फिर फिरोज शाह, गियासुद्दीन, दूसरे गियासुद्दीन। उसके बाद यहाँ पर धीरे 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 हमको देखने को मिलता है किस तरीके से पावर चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज़ देखने को मिलती है कि इतने प्रोमिनेंट लीडर्स हमको नहीं देखने को मिलते हैं। इनके बीच में जो है तुगलकाबाद जो है एक बनता है कैपिटल सिटी के रूप में, उसके बारे में हम और पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो प्रेजेंट डे दिल्ली है, इसका हम आज मैप देख सकते हैं। ये इस तरीके से जो है दिखती है, इसमें ओल्ड और न्यू सिटीज़ दोनों है। ध्यान से अगर आप देखो, ये पुराना किला लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जो है हुमायूंस टॉम, हौस खास, ये सारी जो है सीरी, जहाँपनाह, लालकोट, तुगलकाबाद, आपको सब इसमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो 7 सिटीज़ जो कि इस्लामिक रूलर्स ने बनाई थी, और 8th वन जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी। तो शुरुआत करते हैं महरौली से। तो महरौली जो है वो ओल्डेस्ट सिटी मानी जाती है, बिकॉज हमें उसको हमें जो रेफरेंस मिलता है वो महरौली का जो ओल्डेस्ट सिटी का मिलता है। बाकी उसके पहले आप देख सकते हो कि इंद्रप्रस्थ थी, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन क्या कहते हैं, उसका हमें स्ट्रॉन्ग आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं देखने को मिलता है, तो हम महरौली को ही समझते हैं कि मेडिवल इंडिया की जो है ओल्डेस्ट सिटी है। अब उसके बाद शुरुआत करते हैं महरौली के बारे में। तो देखिए एज द नेम सजेस्ट, महरौली ऐसा समझा जाता है कि मिहिर आवली के नाम से आई हुई है। ठीक है, और आपको देखने को मिलता है कि जो महरौली का जो सेटअप किया गया, तो वो जो पृथ्वीराज चौहान जहाँ पर रहते थे, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जहाँ रहते थे उसी जगह पे जो है महरौली का जो है एस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, और वो महरौली जो मतलब जैसे कि ऐसा माना जाता है कि वो जगह को किला राय पिथौरा भी कहते थे, और वो किला राय पिथौरा ही बाद में जानकर जो है महरौली बनता है। और महरौली का जो रीजन है ना, जैसे आप देख सकते हो कुतुब मीनार, और इसमें आपको दरवाज़ा दिख रहा होगा, अलाई दरवाज़ा इसे हम कहते हैं, और जितना भी एरिया है ये सब महरौली के अंदर आता है। उसके बाद हम देखते हैं कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑफ कोर्स ही बात है, आपको पता है कुतुब मीनार जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और टॉलेस्ट ब्रिक मिनरेट है इंडिया के अंदर, और पूरे वर्ल्ड से जो है इसको विजिटर्स देखने के लिए आते हैं।
और इसकी हाइट 73 मीटर्स है, डायमीटर 14.3 मीटर है। और साथ साथ इस स्ट्रक्चर के अंदर स्पाइरल स्टेयरकेस भी दी गई है और थोड़ा सा टिल्टेड है ये मीनार, ठीक है। और उसके अलावा आप देखोगे बहुत ही प्यारे तरीके से पूरी जो आयतें है ना इसमें पूरी तरीके से इंस्क्राइब्ड है। आप अगर विजिट करने का आपको मौका मिलेगा, कभी जाना है यहाँ पर, आपको देखने को मिलेगा कि आयतें जो है कुरान की इसमें पूरे अच्छे तरीके से इंस्क्राइब्ड है। इसके बाद हमको देखने को मिलता है कि इसके मतलब ये एक ऐसा मॉन्यूमेंट है इसमें 3 सेंचुरी तक के लोगों ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। तो फाइनली क्या होता है कि शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी, मोस्टली इसको इल्तुतमिश ने बनाया, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, क्योंकि ऊपर की जो स्टोरी थी ना उसमें लाइटनिंग के कारण, बिजली गिरने के कारण ऊपर की बिल्डिंग जो है तबाह हो जाती है। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि शेरशाह सूरी, अब सोचिए सूरी डायनेस्टी तक के उस टाइम पे एंट्रेंस जो है इसमें ऐड होता है। तो ये 5 स्टोरी स्ट्रक्चर है और ये 4 सेंचुरी तक के बहुत सारे रूलर्स ने मिलकर इसको बनाया है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था तो नाम भी उनके ऊपर ही पड़ा है, लेकिन मोस्टली काम जो है इल्तुतमिश ने इसमें किया है, ठीक है। अगर आप जाओगे तो आपको ये जो थोड़ा सा एक और स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि थोड़ा सा र्यून हो चुका है आसपास का, इसको हम कह सकते हैं अलाई दरवाज़ा, तो हमने देख लिया। उसके बाद हम अलाई मीनार भी कहते हैं। अलाई मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है ना, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया था लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया। वो चाहते थे कि जो अलाई मीनार है ना मैं इतना बड़ा बनाऊं कि कुतुब मीनार से 2 गुना ऊपर हो, ठीक है। तो ऐसा उनका सपना जो है वो पूरा नहीं हो पाया बिकॉज उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद हम समझते हैं कि इस जो कुतुब कॉम्प्लेक्स की क्या जो है सिग्निफिकेंस रहती है। सोशल पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो उस टाइम पर मस्जिद जामी जो है मतलब इंडिया की जो फर्स्ट कांग्रेगेशनल मॉस्क है, मतलब सॉरी इंडिया की नहीं, दिल्ली की फर्स्ट कांग्रेगेशनल मॉस्क यहीं पर बनाई जाती है। और साथ साथ हमको देखने को मिलता है कि उस टाइम पर शहर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। साथ साथ वहाँ पर मंडी का मार्केट लगता था, मंडी यानी ग्रेन मार्केट। और साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि आइडियोलॉजिकली जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है डोमिनेट करना चाहते थे मुस्लिम सब्जेक्ट्स को, और वो बताने की कोशिश करते थे कि वो जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस्लामिक की तरफ टिल्टेड है, भले ही वो हो या ना हो, बिकॉज उस टाइम पर जो है आपको देखने को मिलता है एक पॉलिटिकल और रिलीजियस टसल देखने को मिलता है बिटवीन अलाउद्दीन खिलजी और निज़ामुद्दीन औलिया। इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे इसके आगे। तो बेसिकली वहाँ पर जो है 3 अलग अलग जो है इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर ये बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चूजन बाय गॉड है। अब आपको यहाँ पर समझ में आता है कि पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये बताने के लिए जो है कुतुब मीनार बनवाया गया था कि मुस्लिम रूल स्टैब्लिश हो चुका है इंडिया के अंदर। ये जो है कुतुब मीनार को आप देख सकते हैं अलग तरीके से व्यू से। उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए आपको यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल इंस्क्रिप्शंस दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है जिसका जो है थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन जो है मतलब बहुत ज़्यादा जो है डिटोरिएट हो गया है, क्योंकि बाद में जाके लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा र्यून कर दिया है। इसे हम जो है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क भी कहते हैं, इसके अलावा मस्जिद जामी भी कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी क्योंकि इसके अंदर जो है वहाँ के टाइम पर जो मुस्लिम्स क्योंकि आए थे तो वहाँ नमाज़ पढ़ा करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही रूल उनका चालू होता है तभी से जो है शुरुआत कर देते हैं इस मस्जिद का कंस्ट्रक्शन का, और 1196 तक के जो है कंस्ट्रक्शन हो जाता है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन वो करते हैं तो वो बहुत छोटा सा मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करते हैं, और बाद में जाकर इल्तुतमिश द्वारा आपको देखने को मिलेगा कि उसके अंदर जो है और ज़्यादा पिलर्स ऐड होते हैं। एक और चीज़ इसमें आपको ये देखने को मिलेगी कि इसके अंदर जो है ईस्ट फेस जो है वो अरेबिक कैलीग्राफी से जो है, अगर आपको आर्किटेक्चर की बात की जाए तो इसमें अरेबिक कैलीग्राफी का यूज़ किया गया है, कूफी और नक्शी स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो में, तो बहुत ही प्यारा जो है काम किया गया है इसमें, ठीक है। कूफी नक्शी स्क्रिप्ट मतलब जैसे कि ये आप देख सकते हैं जो अरेबिक की आयतें हैं इसके अंदर मतलब लीव्स बना दी गई है, फ्लावर्स बना दिए गए, इसको हम कहते हैं कूफी नक्शी स्क्रिप्ट। और ये जो है बताता है कि उस टाइम पर जो आर्टिशंस थे, क्राफ्ट्समैन थे, वो कितना ज़्यादा टैलेंटेड थे उस टाइम पे। उसके अलावा जो है हम देख सकते हैं कि इसका जो इंस्पिरेशन है ये गोराइट मिनरल से आई है फ्रॉम ख्वाजा सियापोस इन सिस्तान, ठीक है। उसके अंदर हम देखते हैं कि इस तरीके का आर्किटेक्चर जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी आप इसको कह सकते हो, बिकॉज इसमें इंडियन आर्किटेक्ट्स का यूज़ हुआ था और कल्चर जो था वो इस्लामिक कल्चर था। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि उस टाइम पे वो कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या थी। तो आपको देखने को मिलता है कि वो तो ऑफ कोर्स ही बात है कि ये जो है बताती है कि इस्लाम रूल स्टैब्लिश हो चुका है, और बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये बनती है बिकॉज ये जो है अजान देने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से जो है अजान दिया जाता है मदीना द्वारा।
उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है कि मस्जिद के पास जो है, आपको मैंने पहले बताया, मंडी तो लगती ही थी। उसके बाद क्लॉथ मार्केट भी लगता था, जिसे हम बाजार बज़ज़न कहते थे। और मस्जिद के बाहर जो है आपको देखने को मिलेगा, साउथ में आपको मंडी भी दिखने को मिलती है। मतलब ऑफ कोर्स सी बात है, शहर के आसपास जैसे कि आज भी आप जाओगे तो मस्जिद के आसपास आपको जो है ना बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज देखने को मिलती है। उसके बाद हमको समझ में आता है कि अगर हम बात करें पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की, तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस कुछ इस तरीके से था कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है नमाज के लिए नहीं, बल्कि लोग जो है यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट भी करते थे। जैसे आज के टाइम पे आप देखोगे कि पार्लियामेंट के बाहर, राजपथ पे, इंडिया गेट के आसपास जो है प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। तो वैसे ही ये किसी जगह थी, यहाँ पर प्रोटेस्ट होते थे, टीचिंग्स होती थी और बहुत सारे फेस्टिवल भी मनाए जाते थे। अब बात करते हैं कि उस टाइम पे पॉलिटिकल और रिलीजन टसल किस तरीके से था। तो देखिए, वहां पर आपको देखने को मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी और साथ साथ एक तरीके से जो उस टाइम पे जो निजामुद्दीन औलिया थे, तो थोड़ा सा सूफीज्म की तरफ टिल्टेड थे, और अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो थोड़ा सा इस्लाम की तरफ टिल्टेड थे। दोनों के बीच में एक रिलीजन टसल शुरू हो जाता है, ठीक है। और वही जो है कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करता है अलाउद्दीन खिलजी के आर्किटेक्चर के अंदर। उसके बाद आपको देखने को मिलता है यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखेगी, आयरन पिल्लर। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि आयरन पिल्लर भी शायद उसी टाइम का होगा, लेकिन आयरन पिल्लर बहुत पहले का है। जब आयरन पिल्लर जो है यहाँ पर लाया गया था आनंगपाल तोमार द्वारा 1052 एडी में, क्योंकि उन्होंने वहां पर जो है अपना कैपिटल बनाया था लाल कोट करके। तो हमने डिस्कस किया था सबसे पहला कैपिटल लाल कोट करके, तो उन्होंने यहाँ पर आके अपना जो है इरेक्ट किया था इस पर्टिकुलर, लेकिन इन्होंने बनाया नहीं था। ये जो बना था ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बना था, ऐसा माना जाता है। इसमें भी जो है हमें डाउट है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसने किसने बनाया है। बट हम ऐसा बोल सकते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी ने जो है इसे बनाया होगा। और ये हाईली नॉन कोरोसिव है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हो रही थी। अभी हमको पता चलता है कि इसमें जो है रिसर्च के बाद सामने आता है कि इसमें थोड़ी सी कोटिंग की गई है, इसकी वजह से ये जो है नॉन कोरोसिव है। और ये साथ साथ आनंगपाल तोमार द्वारा, जो कि तोमार डिनेस्टी के फाउंडर थे, और उनको जो है माना जाता है कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ वॉट दिल्ली ऑल्सो। तो इसलिए उन्होंने जो है यहाँ पर लाकर उसको स्टार्ट किया था। इसके बाद हमको देखने को मिलता है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, जो हम इसके बारे में हम बात कर रहे थे, अलाई दरवाजे के बारे में। तो अलाई दरवाज़ा जो है हमको देखने को मिलता है कि फर्स्ट डूम है इंडिया का। तो अलाई दरवाज़ा फर्स्ट डूम से हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो डूम वाला कॉन्सेप्ट था ये नहीं था, और ये इस्लामिक जब रूलर्स इंडिया में आए तो वो डूम कॉन्सेप्ट भी लेकर आए। ये डूम जो है परफेक्ट डूम नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी ये जो डूम जिसे हम गुम्बद कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर आ चुका था। और ये पहली बिल्डिंग आप ऐसे कह सकते हो जिसमें इस्लामिक आर्किटेक्चर था, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो कुतुब मीनार बनाया गया था, उसमें कोई भी तरीके का इस्लामिक आर्किटेक्चर का आपको ज़्यादा रोल नहीं देखने को मिलता है। आप कहोगे उसमें कुरान की आयतें हैं, बट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आर्किटेक्चर की बात हो रही है। इसका मतलब हो रहा है कि वहाँ पर बिल्डिंग किस तरीके से बनाई गई है। तो बिल्डिंग कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि एक लंबी सी बिल्डिंग बनाई गई है, और इस तरीके का हमको देखने को मिलता है कि कहीं पर भी आपको कोई भी इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं देखने को मिलता है इस तरीके का। लेकिन एज फार एज अलाई दरवाज़ा इज कंसर्न, तो ये एक तरीके का इस्लामिक आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे मॉन्यूमेंट्स के बारे में। तो हमको देखने को मिलता है कि महरौली की क्या हिस्ट्री है। तो महरौली की हिस्ट्री कुछ इस तरीके से है कि महरौली जो है वो शुरुआत हो गई थी महरौली का डेवलपमेंट जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसको हम कुतुब साहिब से नाम से भी जानते हैं, उनकी जो वो एक सूफी सेंट थे और वहाँ पर आकर रहने लग गए थे, और इसलिए कहीं ना कहीं उनके श्राइन के आसपास जो है इसकी जो है महरौली की शुरुआत होती है। और वो सेंट्रल एशिया में पैदा हुए थे, लेकिन इल्तुतमिश के टाइम पे वो यहाँ पर आ गए थे। और है ना, ऐसा माना जाता था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है अजमेर के, उनके जो है वो डिसाइपल थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि महरौली जो है वो बहुत टाइम तक के फैली, और महरौली बहुत इंपॉर्टेंट जो है सिटी रही, बिकॉज आपको देखने को मिलता है कि जो स्टार्टिंग में जो स्लेव डायनेस्टी है उनके लिए महरौली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैपिटल रही है। बाद में जाकर भी महरौली ने अपना बहुत ज़्यादा रोल जो है वो प्ले किया है। उसके बाद डिस्कस करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये एक बहुत ज़्यादा कल्चरली रिच एरिया था, क्योंकि ये जो महरौली जिस एरिया पे बनी गई थी ना, इसके पहले यहीं पर किला राय पिथौरा भी था। यहीं पर जो है आपको देखने को मिलेगा लाल कोट भी था। किला राय पिथौरा जो है पृथ्वीराज चौहान का जो है वो किला था, और जो लाल कोट है वो लाल कोट आपको देखने को मिलेगा आनंगपाल तोमार द्वारा जो है कैपिटल स्टैब्लिश किया गया था। सब सेम जगह पर था, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हो कल्चरल सिग्निफिकेंस, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर जो है इस्लाम का न्यू रिलीजन जो है इस्टेब्लिश होता है, इसलिए कहीं पर भी आप अगर जाओगे अगर महरौली, तो आपको थोड़ी सी फीलिंग आएगी कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा इस्लामिक आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा।
साथ साथ इसमें मैंने आपको बताया कि डिफरेंट रिलीजन के लोग, क्योंकि यहाँ पर जो इंडियंस थे वो डिफरेंट रिलीजन के थे, उन्होंने इस पे काम किया है, इसलिए आपको एक डिफरेंट एमलगेमेशन की फीलिंग आएगी डिफरेंट रिलीजन की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ नया डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल एंड सोशल सिग्निफिकेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि बाद में जो रूलर्स आए जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने जो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आर्मी के लिए काम किया। आपको पता है उस टाइम पर मंगोल जो है एक बारबरिक होर्ड्स हुआ करते थे जो कि टेंग्रिस रिलीजन के थे। टेंग्रिस रिलीजन मतलब देखिए उस टाइम पे किस तरीके का रिलीजन होता था, जो कि ऐसा माना जाता था कि जो मतलब बहुत बारबरिक थे, ठीक है, बारबरिक होर्ड्स थे, और वो लोग का कोई रिलीजन मतलब नहीं था। दे वर वेरी क्रूअल, और उस तरीके से वो लोग चंगेज़ खान भी उनमें से ही था। मंगोल इन्वेजन, ऐसा अक्सर जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चंगेज़ खान क्योंकि वो लोग सोचते थे, उनको लगता है कि ही वॉज मुस्लिम, बट ही वॉज नॉट अ मुस्लिम, ही वॉज अ टेंग्रिस्ट। एंड वो जो है मंगोल्स रहते हैं, मंगोल्स जो है बहुत बारबरिक रहते हैं, वो इंडिया पे अटैक करते रहते हैं बहुत बार, और इसलिए फाइनली जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है उनको जो है कहीं ना कहीं हराने के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी आर्मी को स्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेरा का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे इन द टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमको देखने को मिलता है किस तरीके से वहाँ पर आप अगर कल सोशल चेंज की बात करो तो जो ब्राह्मण्स की जो डोमिनेशन थी, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है कि इंडिया में जो कास्ट सिस्टम चला रहा था उसमें ब्राह्मण्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे। वो डोमिनेंस को तोड़ने का काम भी जो है इस टाइम पे हो रहा था, बिकॉज सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ थी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिटोक्रेसी, और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था। तो ऑफ कोर्स ही बात है कि ब्राह्मण्स का जो डोमिनेशन है वो टूट जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे इस टाइम पे रिलीजियस कन्वर्जन भी शुरू हो गए थे, बिकॉज लोग जो है कहीं ना कहीं जो है इस्लाम को अडॉप्ट करने लग गए थे, क्योंकि बहुत सारी इनएगलिटेरियन सोसाइटी में प्रैक्टिसेस चल रही थी। अब बात करते हैं इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की, तो वहाँ पर बहुत सारी ट्रेड एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी थी, ठीक है। ट्रेड एक्टिविटीज़ इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि शहर का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था इंडिया में, अर्बनाइजेशन जैसा कुछ कॉन्सेप्ट था ही नहीं, तो रूरल इंडिया था जिसमें एग्रीकल्चर होता था। अब जो ट्रेड वाला काम है वो बढ़ने लग गया था। अब जो है नया नया तरीके का जरी वर्क वगैरह शुरू हो गया था, नई तरीके की करेंसी भी शुरू हो गई थी। अब बात करते हैं गंडक की बावली की, तो गंडक की बावली जो ऐसा माना जाता है कि इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई है, और इसके अंदर मतलब 5 फ्लोर है हर एक स्टेप पे, और यहाँ पर मतलब बावली का काम क्या होता है, वाटर जो है सेव करके रखना, ताकि आप जो है इसको पूरे साल भर में यूज़ कर सको, और वही काम जो है ये बावली करती थी। उसके बाद हम बात करते हैं अलाई मीनार की, तो अलाई मीनार जो है आपको देखने को मिलता है, मैंने आपको अभी अलाई मीनार दिखाया। अलाई मीनार जो है ना बेसिकली क्या करने के लिए बनाया गया था, अलाई मीनार जो है अलाई दरवाज़ा के साथ साथ बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। इस तरीके का है ये, और आपको देखने को मिलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रूलर थे, और इसलिए वो कहीं ना कहीं देख सकते हो आप, ये अलाई मीनार मतलब वो चाहते थे इसका जो बेस था उन्होंने 2 गुना रखा था एज़ कम्पेयर टू कुतुब मीनार, ठीक है। तो उस वो चाहते थे कि कुतुब मीनार से 2 गुना लंबा जो है इसकी हाइट बने, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है और इसकी हाइट सिर्फ 24 मीटर तक ही पहुंच पाती है, ठीक है। तो ये अनफिनिश्ड मीनार है, और हो सकता है बाद वाले रूलर्स के पास इतना पैसा, इतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थी कि इसको वो कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। और ये क्यों बनाने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि डगन कैंपेन से जो है उनकी जो है जीत हो जाती है, और इसलिए वो चाहते हैं कि एक इस तरीके का मास्टरपीस बनाऊं जिससे जो है सब मुझे याद रखें, ठीक है। इसके बाद हमारी बात आती है कि आर्किटेक्चर की बात करेंगे हम अलाई मीनार की, तो फर्स्ट फ्लोर जो है आर्किटेक्चर में 24.5 मीटर का बनाया गया था। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ऑफ कोर्स ही बात है कि जो मतलब आर्किटेक्चर है ये बताता है कि कितना ज़्यादा जो है एम्बिशियस थे अलाउद्दीन खिलजी। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने 3 मार्केट को स्टैब्लिश किया था, एक था फूड ग्रेन मार्केट, एक था क्लोथ मार्केट, और एक था एक्सपेंसिव आइटम्स का मार्केट, ठीक है। और हर चीज़ के लिए मार्केट के लिए बहुत सारे कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन जो है फ्रेम आउट हो गए थे। 7 रेगुलेशन थे, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ की थी कि सारी एक्टिविटीज़ जो है मतलब फिक्स रहेगी, कमोडिटीज़ का प्राइस फिक्स रहेगा, और उस टाइम पर जो है करप्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत सारा काम किया गया था। तो आपको देखने को मिलता है कि कुछ और ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए गए थे, जैसे कि शाहना ए मंडी, और साथ साथ जो कि इंटेलिजेंस ऑफिसर थे बारीद, और सीक्रेट स्पाई थे जिसकी मुहिया हम कहते हैं। और उनको मतलब उनका काम था, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था जैसे कि जो पत्थर वगैरह का यूज़ होता है ना नापने के लिए, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम चाहिए, कोई भी तरीके का करप्शन वहाँ पर नहीं चाहिए, इसलिए मार्केट को बहुत ज़्यादा उनके टाइम पर रेगुलेट किया गया था। और आपको देखने को मिलता है कि बर्नी उनके बारे में लिखते हैं किस तरीके से कि वो जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे काम किया कि करप्शन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए मार्केट से, और एक मार्केट का जो नया कॉन्सेप्ट था अब बिल्कुल स्टैंडर्डाइज होने लग गया था। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप कुतुब मीनार जाते हो वहाँ पर आपको जो है इल्तुतमिश की जो है टॉम भी देखने को मिलेगी, जो कि 1235 एडी में बनी थी।
उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि ये जो टॉम है ना, ये 9 स्क्वायर मीटर से बनी हुई थी और एक तरीके से डोम का एक्सिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर सेनोटैफ का यूज़ किया गया है, मतलब मार्बल वर्क किया गया है रेज़्ड प्लेटफ़ॉर्म पे। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट अलाउद्दीन खिलजी, टॉम और मदरसा। देखिए वहाँ पर आपको मदरसा भी देखने को मिलेगा और अलाउद्दीन खिलजी का टॉम भी देखने को मिलेगा। अलाउद्दीन खिलजी का टॉम जो है एक सिंपल तरीके से एल शेप्ड है और आपको देखने को मिलेगा, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इस पे काम नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत जल्दी जो था उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि मंगोल्स अटैक हो रहे थे, बहुत सारा जो है डिसरप्शन हो रहा था, पावर जो है कहीं न कहीं किसी के हाथ में जा रही थी, पॉलिटिक्स का जो है टशन चल रहा था। इसलिए कहीं न कहीं इसका ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया नहीं गया है और इसको जो है एल शेप तरीके से इसको बनाया गया है। और जो है इसके अंदर जो है आपको देखने को मिलता है कि इसके आस-पास जो है कुछ रूम्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो जो कि मदरसा माना जाता है, मतलब वहाँ पर जो है बच्चों की एजुकेशन होती थी और वहाँ पर उनके रहने खाने का भी इंतज़ाम हुआ करता था। और रेजिडेंशियल मतलब तरीके की स्कूल वहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर दूर-दूर से बच्चे जो है पढ़ने के लिए आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नया, मतलब जो है इसका हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम बाकी सिटीज़ जो है, जैसे कि हमने आज महरौली के बारे में डिस्कस कर लिया, महरौली में ये सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जो मैंने डिस्कस कर लिए, मदरसा डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने जो है प्राइस कंट्रोल सिस्टम बारे में पढ़ा, हमने इल्तुतमिश की टॉम के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने जो है ये भी पढ़ा कि अलाई मीनार कैसा है, अलाई दरवाज़ा के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने जो है पढ़ा कि उसका आर्किटेक्चर कैसा है, गंधक की बावली के बारे में पढ़ा और कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क के बारे में पढ़ा। बहुत सारी चीज़ें हमने समझ ली है और बहुत सारी चीज़ें हमें समझना बाकी है, क्योंकि दिल्ली को आप समझना है तो आप दिल्ली को जो है 7 सिटीज़ के थ्रू समझ सकते हो। तो दिल्ली की 7 सिटीज़ के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे और वो 7 सिटीज़ को जो है मैं आपको जो है कवर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने अभी इस वीडियो में जो है आपको महरौली कवर करके बता दी है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।